हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टीचिंग हब। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस के बारे में। मैट्रिसेस क्लास 12 के लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। इससे पहले आपने 11th क्लास तक इस टॉपिक को कहीं भी नहीं पढ़ा है। बिल्कुल नया है तो सीखने में मजा आएगा। आओ देखते हैं कि व्हाट इज मैट्रिसेस। व्हाट इज मैट्रिसेस? मैट्रिसेस है क्या? मैट्रिसेस मैट्रिक्स की प्लूरल फॉर्म है। मैट्रिसेस मैट्रिक्स की प्लूरल फॉर्म है। अब ये मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन अ रेक्टेंगुलर एरे। अब देखते हैं मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स देखते हैं जरा कि लेट एज्यूम, मैंने एज्यूम किया कि गीता के पास 4 एप्पल हैं। क्या? 4 एप्पल हैं। कितने एप्पल हैं? 4 एप्पल। हो सकता है एक लड़की और है सीता के पास 6 एप्पल हैं। सीता के पास कितने एप्पल हैं? 6। यहाँ गीता के पास 4 एप्पल हैं, सीता के पास 6 एप्पल हैं। ये हमने डिफाइन कर दिया। लेकिन अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहते हैं देन हमें ये क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा। अगर हम इन्हीं दोनों एलिमेंट्स को क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर डाल दें, दैट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स एंड दैट क्लोज्ड ब्रैकेट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर एरे। दैट क्लोज्ड ब्रैकेट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर एरे। क्लियर है? देखते हैं डीपली कि मैट्रिसेस होती क्या है। नाउ हम देखते हैं मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स इट इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। नंबर्स और फंक्शंस, नंबर भी हो सकते हैं और फंक्शन भी हो सकते हैं, या दोनों भी हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ नंबर्स ही होंगे या सिर्फ फंक्शंस ही होंगे। हर बार बोल दिया जाता है कि और फंक्शंस, नॉट और, एंड फंक्शंस भी हो सकता है कि दोनों नंबर और फंक्शन दोनों लिखे जा सकते हैं एक मैट्रिक्स के अंदर। क्लियर है? It is represented by capital letters. Capital letters इंग्लिश अल्फाबेट्स में सिर्फ कैपिटल लेटर्स को ही यूज किया गया है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। A, B, C, D एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं। इससे आगे जितने भी एलिमेंट्स हम सभी को यूज कर सकते हैं। अल्फाबेट्स को, सारे कैपिटल लेटर्स को यूज किया जा सकता है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। Let A is the matrix of order m into n. ऑर्डर, ये मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा है ऑर्डर। इस ऑर्डर को मैं अभी बताऊंगा कि ऑर्डर होता क्या है। क्लियर है? पहले देखते हैं। मैंने एक मैट्रिक्स ली है ए मैंने एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है जिसे क्लोज्ड ब्रैकेट भी बोला जाता है, थर्ड ब्रैकेट भी बोलते हैं। ये एक ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं। ये जो ब्रैकेट है सबसे पहले हम इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर एरे। ये किस चीज से डिफाइन होगा? रेक्टेंगुलर एरे। इसका नाम है रेक्टेंगुलर एरे। यहां पर मैंने बोला था रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे ये है रेक्टेंगुलर एरे। क्लियर है? नोटेड। अब यहां पर A11 जो डिफाइन किया गया है ये क्या है? ये है आपका एलिमेंट। ये सभी क्या है? ये सारे क्या है? एलिमेंट्स हैं। ये इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। क्लियर है? अब यहां देखते हैं। मैंने यहां लिखा है m into n। ये m into n या m क्रॉस n भी बोला जाता है, m by n भी बोलते हैं। m और n रिप्रेजेंट करता है, या इसी को हम ऑर्डर बोलते हैं। m और n रिप्रेजेंट करता है इसमें कितने रो हैं इस मैट्रिक्स में और कितनी कॉलम है। अब रो किसे कहते हैं? रो जो एलिमेंट्स ऐसे लेटे हुए हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रोज। हॉरिजॉन्टल लाइंस को बोला जाता है रोज। या जो वर्टिकल लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस को बोला जाता है कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर हमें दर्शाता है कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो हैं एंड कितने कॉलम हैं। m पहला फर्स्ट हमारा रिप्रेजेंट करता है रो को और n हमारा रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स को। क्लियर है? m रिप्रेजेंट करेगा रो को, n रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। इसका मतलब इसमें m रो हैं, n कॉलम है। क्लियर है? ऑर्डर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m by n से लिखा नोट किया जाता है, m into n, या कितने भी हो सकता है। 2 into 3 हो सकता है एग्जांपल में, 2 into 3 हो सकता है, 4 into 5 हो सकता है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। कोई भी ऑर्डर, कितने भी रो हो सकते हैं, कितने भी कॉलम हो सकते हैं एक मैट्रिक्स के अंदर, कोई लिमिट नहीं है। क्लियर है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m, यहां पर m रिप्रेजेंट करेगा आपका नंबर ऑफ रोज। n रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स को। क्लियर है? अब मैंने नेक्स्ट हेडिंग डाली हुई है पोजीशन ऑफ एलिमेंट। पोजीशन ऑफ एलिमेंट क्या
क्या पोजीशन, कैसे पोजीशन डिफाइन की जाए। अब मैंने बोला कि ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी, इस एलिमेंट की पोजीशन मैंने इसके साथ लिखी हुई है A2n, जो इसमें रिप्रेजेंट किया गया है इसको बोलते हैं रो, और इसमें भी सेकंड वाला जो है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं Aij से। किससे? Aij से पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स डिफाइन होता है, इसकी पोजीशन डिफाइन होती है एलिमेंट की। पोजीशन ऑफ एलिमेंट लिख देते हैं पूरा, पोजीशन ऑफ एलिमेंट। यहां पर I रिप्रेजेंट करता है आपका पोजीशन ऑफ रो एंड J रिप्रेजेंट करता है आपका पोजीशन ऑफ कॉलम। पोजीशन ऑफ कॉलम, तो यहां पर मैंने लिखा A21, पहला रिप्रेजेंट करेगा रो को, दूसरा रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को, मतलब A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये। यहां पर लिखा AM2, मतलब M रो सेकंड कॉलम, M रो सेकंड कॉलम। क्लियर हुआ? आपका मैट्रिक्स क्या है, कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, इसका ऑर्डर क्या होता है, इसमें पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स कैसे डिफाइन किया जाता है। क्लियर है? नोटेड। ए मैट्रिक्स रिटन एज, मैंने लिखा है A इक्वल टू Aij इंटू M क्रॉस N। ये जनरल इक्वेशन है मैट्रिक्स की। ये क्या है, नोट करें इस बात को, ये है आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स। शायद पढ़ी हो इससे पहले या ना पढ़ी हो, लेकिन इसी को बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। इससे हम सभी एलिमेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला एक मैट्रिक्स है 2 into 3 ऑर्डर की, या मैं बोल देता हूं कि राइट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। तो मेरे को पता है कि 2 क्रॉस 3, इसमें 2 रो हैं 3 कॉलम हैं, 2 रो 3 कॉलम के हिसाब से इस मैट्रिक्स को मैं रिटर्न कर सकता हूं। A11 Ij की वैल्यू डालते चले जाओ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसमें 3 कॉलम है, तो ए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। इसके आगे रो नहीं बढ़ सकती है क्योंकि इसमें 2 ही रो हैं। क्लियर है? तो ये आपकी मैट्रिक्स फाइंड हो गई। ये क्या हो गई? मैट्रिक्स फाइंड हो गई। मैट्रिक्स की जनरल इक्वेशन है ये, पोजीशन पूरी मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए। क्लियर है? अब ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को निकालने के लिए हमें यूज किया जाता है Aij। क्या? मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को निकालने के लिए, टू फाइंड द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। इसको यूज करने के लिए हमें Aij का यूज करना पड़ेगा। किसका? Aij का यूज करेंगे। कैसे? क्वेश्चंस आपको इसी के ऊपर गिवन होते हैं। यहां पर आपको गिवन होती है वैल्यू की। एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, एक क्वेश्चन ले लेता हूं कि Aij आपको गिवन है i प्लस j अपॉन 2। Aij की वैल्यू आपको डिफाइन कर दी है i प्लस j अपॉन 2। तो यहां से बोला है कि इस मैट्रिक्स को निकालो। एक मैट्रिक्स निकालनी है आपको 2 into 3 ऑर्डर की, जिसके एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन दे रखी है Aij इक्वल टू i प्लस j बाई 2। तो यहां से मैं निकालता हूं i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1। यहां से रखेंगे 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2 बाई 2 मीन्स 1। क्लियर है? अब मैं रखूंगा A1 प्लस 2, 1 प्लस 2 बाई 2 मीन्स 3 बाई 2। मैं रखूंगा A13 मतलब 1 प्लस 3 बाई 2 इक्वल टू 4 बाई 2, मतलब कितना हो गया? 2। अब देखते हैं A21, तो 2 प्लस 1 बाई 2, यहाँ पर देख रहे हैं 2 प्लस 1, i और j की वैल्यू बस मैं रखता चला जा रहा हूँ, तो 3 बाई 2 यहाँ पर आएगा A22 में एलिमेंट जाएगा तो क्या होगा? 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 मतलब 4 बाई 2 इक्वल टू 2। लास्ट मैट्रिक्स है आपकी 2 into लास्ट एलिमेंट है ये 2 प्लस 3 बाई 2 मतलब 5 बाई 2। ये सभी एलिमेंट्स आ गए। अब आपको मैट्रिक्स फाइंड करनी है उस एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन के साथ में, तो ये सभी एलिमेंट्स इसकी पोजीशंस पे प्लॉट कर दिए जाएंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं बची हुई है। A इक्वल टू जो मैट्रिक्स बनी है आपकी A11 की वैल्यू रखेंगे 1, A12 की वैल्यू रखेंगे 3 बाई 2, फिर है आपकी वैल्यू 2 एंड फिर आपकी वैल्यू है 3 बाई 2 एंड 2 एंड 5 बाई 2। ये मैट्रिक्स आपकी बन गई 2 into 3 ऑर्डर की।
ये मैट्रिक्स आपकी कंप्लीट हो गई 2 into 3 ऑर्डर की। इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में और एक ऑर्डर गिवन होगा, एक ऑर्डर आपको गिवन होगा, जैसे यहाँ मैंने गिवन है। ये दो चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होती हैं, इन्हीं दोनों का यूज करके पहले उससे एक मैट्रिक्स ऐसे बनाएंगे, फिर इन एलिमेंट्स को फाइंड करेंगे इससे। क्लियर है? एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे 3.1 के, कि इस टॉपिक पे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा पूरा। तब तक के लिए हम आगे के टॉपिक्स पढ़ते हैं कि व्हाट इज द टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये हमें आगे डिस्कस करना है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास बहुत सारे प्रकार के, कुछ आपके एनसीईआरटी में हैं, कुछ आपके एनसीईआरटी में नहीं भी हैं। कुछ जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, कुछ आईआईटी में पूछे जाते हैं, नॉर्मल बेसिक में, और भी अदर एंट्रेंस हैं बहुत सारे जिसमें पूछे जाते हैं। क्लियर है? देखते हैं, सभी को क्लियर करके चलेंगे, एक भी टॉपिक नहीं कवर छोड़ना है हमें। पहला टाइप ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस में पहला आपका है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके पास एक रो हो। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके पास एक रो हो, मतलब सिंगल रो। अगर सिंगल रो किसी के पास है तो दैट इज मीन इट इज अ रो मैट्रिक्स। अब मैंने इसका एक एग्जांपल लेता हूं कि एक मैट्रिक्स है ए मैंने लिखा 1 2 3, यहां पर एक रो है, 3 कॉलम है, एक रो 3 कॉलम। दैट मींस कॉलम कितने भी हो सकते हैं, हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो, बट रो जो रहेगा एक ही रहेगा। क्लियर है? कॉलम कितने भी हो सकते हैं, कॉलम की कोई लिमिट नहीं है। तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। अब बच्चे कहने लगे कि a = अगर 1 लिखा है, सिर्फ 1, तो क्या ये भी मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स। यस, इसके पास एक ही रो है और एक ही कॉलम है, हाँ ये भी रो मैट्रिक्स कहलाएगी। क्लियर है? कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स है आपकी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मींस एक कॉलम, सिंगल कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स मींस सिंगल कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स के पास अगर सिंगल कॉलम हो जाए, मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं, 2 3 4, यहां पर 3 रो हैं, एक कॉलम है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, 3 5, यहां पर 2 रो हैं, एक कॉलम है। कॉलम एक ही रहेगा, कॉलम एक ही रहेगा। क्लियर है? अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि राइट अ मैट्रिक्स व्हिच इज अ रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स बोथ। ऐसी कोई मैट्रिक्स बताओ जिसके पास रो मैट्रिक्स भी कहलाए और जो कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाए। तो क्लियर है कि जिसके पास एक ही रो हो और एक ही कॉलम हो, ऐसी मैट्रिक्स मैं लिख देता हूं यहां पर, जैसे मैंने बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं 3 कोई एलिमेंट है, इसका एक ही रो है एक ही कॉलम है, देन इट इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स बोथ। क्लियर है? नोटेड? तीसरी मैट्रिक्स की बात करते हैं हम। तीसरी मैट्रिक्स है हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। रेक्टेंगुलर फॉर्म में कौन सी मैट्रिक्स हो सकती है? जैसे मैंने लैटिक मैट्रिक्स लिखी A 3 1 2 2 1 1 1 0, तो यहां पर 2 एलिमेंट, 2 रो हैं एंड 3 कॉलम है, 2 रो हैं एंड 3 कॉलम है। इट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। याद रहे कि यहां पर रो और कॉलम बराबर नहीं होते, लेकिन सवाल यह है कि अगर बराबर हो जाए तो क्या रेक्टेंगुलर होगी? हाँ, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके रो और कॉलम बराबर तो हो जाएंगे, लेकिन स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल आल्सो। स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल आल्सो। तो याद रहे कि स्क्वायर मैट्रिक्स भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है, बट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकती। इसका एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, 3 1 4 1 0 5। यहां से देखते हैं, ये भी आपका 3 into 2 ऑर्डर है, सॉरी 2 into 3 ऑर्डर दे रखा है। ऐसी मैट्रिक्स हैं एक। अब मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करता हूं। स्क्वायर मैट्रिक्स में m = n। m = n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, कि जितने रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे। अगर ये दोनों बराबर हो जाएं, दैट इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं एग्जांपल लेट कर लेता हूं, 2, तो 1 into 1, एक रो है एक कॉलम। बी एक एग्जांपल लेता हूं, 2 1 3 0। यहां पर भी देखते हैं इसको कि यहां पर 2 रो हैं 2 कॉलम है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, इसका एलिमेंट मैंने ए मान लिया फिर से, 0 1 1 2 3 5 1 2 0।
1, 3 इंटू 3। अब देखते हैं, ये मैट्रिक्स है, इसके पास एक रो एक कॉलम, ये मैट्रिक्स है, इसके पास दो रो दो कॉलम, ये मैट्रिक्स है, इसके पास तीन रो तीन कॉलम। इसका मतलब क्या है कि ये मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। स्क्वायर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहलाती है, ये भूल मत जाना। एक एक मार्क्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी कहीं कहीं, बट पूछे नहीं गए हैं, लेकिन अगर कोई पूछ बैठे तो आप बता सकते हैं। नाउ हम देखते हैं फिफ्थ मैट्रिक्स। फिफ्थ मैट्रिक्स मैंने लिखा है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके मैट्रिक्स का, एक नंबर क्वेश्चंस बनाने के लिए। डायगोनल मैट्रिक्स, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0। मैंने लिखा है ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, अब सवाल यह है कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स वो होते हैं जहां रो इक्वल्स टू कॉलम हो जाए। डायगोनल एलिमेंट्स मैं अलग से डिफाइन कर देता हूं कि डायगोनल एलिमेंट्स होता है वेयर i इक्वल्स टू j, मतलब कि a11, a22, a33, ये सभी क्या होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ये सभी क्या हैं डायगोनल एलिमेंट्स हैं आपके। तो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं जहां i इक्वल्स टू j हो जाए, a11, a22, a33, तो ये सभी क्या हैं a11, a22, a33, तो यहां पर है ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स। ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अगर डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के अदर सभी एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। दैट इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। बी, मैंने एक मैट्रिक्स ली है 3 इंटू 3 ऑर्डर की, यहां पर भी आपके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स क्या जीरो। अब बच्चे पूछते हैं कि सर डायगोनल इधर से थोड़ी ना, इधर से भी तो बनता है। डायगोनल तो इधर से भी बनेगा, लेकिन मैंने पहले ही डिफाइन किया है कि डायगोनल को डिफाइन करने के लिए i इक्वल टू j होना जरूरी है। यहाँ पर सिर्फ इन्हीं एलिमेंट्स का i इक्वल टू j होता है, दैट्स व्हाई ओनली दे आर द ओनली सिंगल डायगोनल। इधर से डायगोनल नहीं हो सकता। क्लियर है? अभी देखते हैं नेक्स्ट। मैंने एक और पार्ट लिखा है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, a i j इक्वल टू 0 वेयर i इज नॉट इक्वल टू j। ये डायगोनल मैट्रिक्स ही लिखी हुई है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। सारे नॉन इक्वल एलिमेंट्स जिसके रो और कॉलम इक्वल ना हो, वो सभी एलिमेंट्स जीरो हैं, वो सभी एलिमेंट्स जीरो हैं, मतलब कि ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए जीरो। दैट इज कॉल्ड आल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स। अब सवाल यह है कि बच्चे कहेंगे कि a11, a22, a33 ये जीरो हो सकता है क्या? हाँ, ये जीरो हो सकते हैं, ये जीरो भी हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो हमें अदर एलिमेंट्स हैं वो जीरो ही रहेंगे, वो कुछ और नहीं हो सकते। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। बात करते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स से, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है, डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है स्केलर मैट्रिक्स। ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, सॉरी एक मैं लाइन लिख ली है, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0 एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। मतलब जिस डायगोनल मैट्रिक्स के सभी डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो जाएं, दैट इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। जैसे कि मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है 2 इंटू 2 ऑर्डर की, इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं 2। मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है 3 इंटू 3 ऑर्डर की, इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं 4। ये देखो सारे सेम हैं, अगर ये सेम हो जाएं दैट इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। यहां पर भी सेम है, देखो क्लियर है। 6 मैट्रिक्स देखते हैं हम। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपके 12th के सिलेबस में नहीं है, बट जेईई मेंस में पूछी जाती है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सबसे पहले दो टाइप्स की होती हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मींस बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0। बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं आपके? ये हैं आपके डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स से नीचे वाले एलिमेंट्स क्या होंगे 0। अगर डायगोनल एलिमेंट से नीचे वाले एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे तो ये ऊपर एक ट्रायंगल फॉर्म करेगी, ये ऊपर एक ट्रायंगल फॉर्म करेगी, और ऊपर एक ट्रायंगल फॉर्म बन गया तो दैट इज कॉल्ड अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहां पर भी देखो एक ट्रायंगल बनेगा, दैट इज कॉल्ड अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड है आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अबव द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0। डायगोनल एलिमेंट से ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या होंगे 0। यहां पर भी क्या बना ये ट्रायंगल, यहां पर भी देखो इस डायगोनल एलिमेंट से ऊपर के एलिमेंट्स क्या हो गए 0, यहां पर भी बन गया एक ट्रायंगल। क्लियर है? तो नीचे भी नीचे ट्रायंगल बन रहा है, दैट मींस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऊपर ट्रायंगल बन रहा है, दैट मींस अबव ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है?
7th मैट्रिक्स है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है सिलेबस में क्लास 12th के। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आई। ये कैपिटल आई से ही डिनोट की जाती है, बाकी किसी भी एलिमेंट से, अल्फ़ाबेट से नहीं डिनोट की जाती है, सिर्फ आई से। आई, इसकी पहचान क्या है? ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, क्या है? ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1, आर इक्वल टू 1। क्लियर है? सभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? 1 होंगे। दैट इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स ऑल्सो, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स सेम है। दैट इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑल्सो। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स क्या है इसके? 0 है। दैट इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल्सो। यहां पर नंबर ऑफ रोज भी सेम है, नंबर ऑफ कॉलम भी सेम है। क्लियर है? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स सभी का पार्ट है। वन सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? 1। 3 into 3 ऑर्डर में भी क्या है? 1 1 1। अच्छा, इसको एक डिनोशन और दी जाती है कि अगर सेकंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसे हम I2 भी बोलते हैं, और अगर थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो हम इसे I3 भी बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स, वाइड मैट्रिक्स, एम्प्टी मैट्रिक्स, बहुत कुछ बोला जाता है। तो हम देखते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल O। कैपिटल O, इसकी पहचान क्या है? इसके सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं, सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं। यहाँ पर कोई भी ऑर्डर मायने नहीं रखता कि स्क्वायर होगी मैट्रिक्स या रो और कॉलम बराबर होंगे, कुछ भी हो सकता है। O मैट्रिक्स है, सभी एलिमेंट्स 0 हो सकते हैं। 2 into 2 ऑर्डर की हो सकती है, 2 into 3 ऑर्डर की हो सकती है, ये किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है, बट इसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? 0। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं? 2 मैट्रिक्स इक्वल होने का मतलब है उनके सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं, उनके सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं। लाइक मैंने एक मैट्रिक्स लिए A, एक लिए B, इनकी सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हैं? एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ 3 होगा, यहाँ भी 3, यहाँ 4 है, यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1। क्लियर है? इसके सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ इक्वल मैट्रिक्स। दैट इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। A इक्वल्स टू B। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं। एक मैट्रिक्स आपको या 2 मैट्रिक्स आपको डायरेक्टली इक्वल में रखी हुई हैं, x1 y3, और यहाँ लिखा हुआ है x + 2x + 2 1 3 3। ये 2 मैट्रिक्स हैं, 2 मैट्रिक्स आपको इक्वल दे रखी हैं। इसका मतलब है ये एलिमेंट्स इसके बराबर होगा। तो x = 2x + 2, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। इससे x - 2x = 2 - x = 2, दैट मीन्स x = -2। x की वैल्यू यहाँ से फाइंड होगी। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस इनको सॉल्व करने में काम आ जाती है, और कुछ नहीं। y = इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से y = कितना आएगा? 3। ये y = आ गया 3, और यहाँ से x = आ गया -2। क्लियर है? नाउ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ये वर्ड शायद पहली बार सुना हो क्लास 12th के बच्चों ने, या जो JEE मेंस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनको पता होगा, बट रेगुलर स्टूडेंट्स को ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है नहीं पता होता। तो ये वर्ड कुछ नया है आपके लिए, ये 12th के सिलेबस में नहीं है। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। सारे डायगोनल एलिमेंट्स का सम होती है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या होती है? सारे डायगोनल एलिमेंट्स का सम। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैंने एक मैट्रिक्स ली है, यहां पर 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं। 3 रो हैं, 4 कॉलम है। अब इसमें डिफाइन करना सबसे पहले ये मुश्किल है कि ये डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि डायगोनल एलिमेंट्स वो होते हैं जिनकी रो एंड कॉलम बराबर होते हैं। रो और कॉलम बराबर किस किस के हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये तीनों क्या हैं आपके? डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहां से ट्रेस कैसे निकलेगा? ट्रेस ऑफ A 3 + 3 + 4, 3 3 6 4 10 आंसर। क्लियर है? नोटेड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं? जैसे हमने बचपन में पढ़ा था स्टार्टिंग में नंबर्स, तो नंबर्स का एडिशन पढ़ा, नंबर्स का सब्ट्रैक्शन पढ़ा, नंबर का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, नंबर का डिवीजन पढ़ा। इसी प्रकार से हमें सीखना है मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑल्सो। क्लियर है? पहला देखते हैं। पहला है हमारा एडिशन
और सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैंने दोनों एक साथ इसलिए लिखे हैं क्योंकि दोनों के लिए जो रूल्स हैं वो सेम है, दोनों के लिए जो रूल्स हैं वो सेम है। पहला देखते हैं रूल। इसमें रूल क्या है कि दोनों मैट्रिक्स ऐड होंगी भी या नहीं होंगी, या कोई भी मैट्रिक्स आपस में ऐड हो जाएगी। तो ये ऐसा नहीं है नंबर की तरह, यहाँ पर एक प्रॉपर पैटर्न है, उसी पैटर्न से हम काम करेंगे कि कोई भी नंबर जैसे रियल नंबर्स में है 2 + 3 भी ऐड होगा, 2 - 3 भी ऐड होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है, सभी मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ ऐड नहीं होती हैं। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस शुड बी सेम, तो मतलब है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका मतलब है कि दोनों के पास जितनी रो हो तो सामने वाले के पास भी उतनी रो होनी चाहिए, जितने कॉलम है उतने ही कॉलम सामने वाले के पास होनी चाहिए। देन जब हम उसको ऐड करेंगे, तो जब हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, मतलब कि अपनी पोजीशन वाला एलिमेंट अपनी पोजीशन वाले एलिमेंट के साथ ही ऐड होगा। क्लियर है? चेक करते हैं हम a + b। अब मेरे को निकालना है a + b। a + b अपनी पोजीशन वाला एलिमेंट अपनी पोजीशन के साथ ऐड होगा। 3 + 4 7, 1 + 1 2, 4 + 3 7, 4 + 1 5, 3 + 4 7, 2 + 2 4। और जो लास्ट में मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी सेम होगा, जो मैट्रिक्स आंसर में निकल के आएगी उसका ऑर्डर भी सेम होगा। क्लियर है? अपनी पोजीशन का एलिमेंट अपनी पोजीशन वाले के साथ ही ऐड करेगा, ये बात नहीं भूलनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं a - b। a - b अब अपनी पोजीशन का एलिमेंट अपनी पोजीशन के साथ ही सब्ट्रैक्ट भी होगा। 3 - 4 - 1 1 - 1 0, 4 - 3 1, 4 - 1 3, 3 - 4 -1, 2 - 2 0। सब्ट्रैक्शन के बाद भी जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी सेम होगा। यह है आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिसेस। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, इसमें सबसे पहला है आपका कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ कहता क्या है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि अगर हम किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करते हैं और उसको अगर हम रिवर्स करके ऐड कर दें तो उस पर कोई चेंज नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर हमने a + b किया और अगर b + a किया और अगर वो बराबर आ जाए, दैट मीन्स इट इज़ अ कम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ पर क्या है, मैट्रिक्स के एडिशन में अगर हम a + b करें या b + a करें तो ये इक्वली आएगा। तो ये मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव है। यस। सेकंड चेक करते हैं कि एसोसिएटिव लॉ इसमें वेरीफाई होता है या नहीं होता है। एसोसिएटिव लॉ कहता है कि पहले हम दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे फिर तीसरी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, या बाद वाली दो मैट्रिक्स को ऐड करें फिर पहले वाली मैट्रिक्स को ऐड करें। ये कहता है कि किन्हीं भी तीन एलिमेंट्स के साथ हुए ऑपरेशंस हैं, ये तीन एलिमेंट्स चाहिए, तीन मैट्रिसेस चाहिए इसमें इस ऑपरेशन को होने के लिए। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि पहले मैं एक मैट्रिक्स को ऐड कर लेता हूँ फिर उसमें तीसरी मैट्रिक्स ऐड करता हूँ, या पहले मैं बाद वाली दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेता हूँ फिर इसमें पहली मैट्रिक्स को ऐड करता हूँ। तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। अगर कोई भी बदलाव नहीं आएगा दैट मीन्स इट इज़ अ एसोसिएटिव। तो ये एसोसिएटिव भी है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एसोसिएटिव भी है। नेक्स्ट है आपका एग्जिस्टेंसी ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी आपने बचपन में पढ़ी है कि एडिटिव इन्वर्स क्या होते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। एडिटिव आइडेंटिटी या एडिटिव एलिमेंट हम उसे बोलते हैं जब हम किसी भी मैट्रिक्स पे उस ऑपरेशन को लगाएं या उस एलिमेंट को यूज़ करें तो उस मैट्रिक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि मैं इस मैट्रिक्स में अगर 0 मैट्रिक्स को ऐड करता हूं या 0 मैट्रिक्स में इस ए मैट्रिक्स को ऐड करता हूं तो वापस से ए ही बन जाएगा, उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए। 0 क्या है यहाँ पर? 0 है आपका एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट्स। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स किसे कहते हैं? जब हम ऐसा कोई एलिमेंट कि उस मैट्रिक्स के साथ या उस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें जब वो मैट्रिक्स 0 हो जाए, तो या उस मैट्रिक्स के साथ उस ऑपरेशन को हम लगाएं। मल्टीप्लाई इन केस मल्टीप्लिकेशन में बोलेंगे, एडिशन में हम ऐड बोलेंगे। तो अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में ऐसा कोई एलिमेंट ऐड करें कि वो मैट्रिक्स 0 हो जाए तो क्या हो, ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा? मैंने ए मैट्रिक्स लेट करी है तो उसमें मैं अगर -a ऐड कर दूं तो वो क्या हो जाएगा? 0 मैट्रिक्स हो जाएगी। दैट मीन्स -a या नेगेटिव ऑफ a इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ a। क्लियर है? ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। क्लियर है? तो
जैसे कि स्केलर मतलब क्या है, किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। स्केलर मतलब है किसी भी एक नंबर से या किसी भी एक कांस्टेंट से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स में। क्लियर है? तो यहाँ से हम देखते हैं कि एक मैट्रिक्स मैंने लेट करी है 3 1 4 2 3 1। इसका ऑर्डर कितना है? 2 × 3। इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। मेरे को निकालना है यहाँ पर 2a। क्या निकालना है? 2a एंड 3a। ये दो चीज़ें निकालनी है, मतलब 2 की मल्टीप्लाई करनी है मेरे को a में और 3 की भी मल्टीप्लाई करनी है a में। तो मैं चेक करता हूँ यहाँ से 2a इक्वल टू होगा 2 × 3 1 4 2 3 1। तो ये जो 2 मल्टीप्लाई होगा ये सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा। तो सीधा सा फंडा है कि इस 2 को सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। इस 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी एलिमेंट्स में। 2 3 6, 2 1 2, 2 4 8, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2। हो गया। मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होगा, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स डबल हो गए उसके, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। सिमिलरली हमारे पास 3a है, 3a होगा हमारा 3 1 4 2 3 1। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा आप लिख सकते हैं इसका आंसर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मेरे को लिख के देंगे। मैं चेक करूंगा किस किस बच्चे ने सही किया है या नहीं किया है। क्लियर है? नोटेड? ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इसकी? कि कोई मैट्रिक्स है a एंड b, पहले हम उस मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, फिर उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, या हम पहले उस कांस्टेंट से दोनों मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन हम उस मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। तो इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों इक्वल होंगे एक दूसरे के। या फिर हमारे पास 2 कांस्टेंट दे रखे हैं और एक मैट्रिक्स। 2 कांस्टेंट का मतलब या तो हम पहले उन दोनों कांस्टेंट्स को ऐड कर लें, देन उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें, या दोनों कांस्टेंट्स को अलग अलग उसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें एंड देन उन दोनों मैट्रिक्स जो आएंगे रिक्वायर्ड उन दोनों को हम ऐड करें। तो दोनों पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, दोनों के आंसर एग्जैक्टली सेम आएंगे। दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपके माइंड में, बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है और इतना टफ नहीं है जितना लोग इसे समझते हैं। मैं देखता हूँ, इसको ध्यान से सुनेंगे, एक भी एलिमेंट्स इधर से उधर ना हो जाए। अगर एक भी एलिमेंट बताने में आप कंफ्यूज हो गए दैट मीन्स कि आपको क्लियर नहीं होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे होते हैं आपस में दोनों मैट्रिक्स। क्लियर है? तो इसको बड़े ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहले है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में रूल। इसका नियम क्या है कि दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी भी या नहीं होंगी। तो दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के लिए कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। मतलब पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो बराबर होनी चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। तो मैंने एक मैट्रिक्स ली है A और एक मैट्रिक्स ली है B। 2 मैट्रिक्स मैंने ले रखी हैं, इसके एलिमेंट्स लिए 1 2 3 3 1 0, इसके हैं 3 1 0 4 1 2। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, इसका ऑर्डर है आपका 2 × 3, इसका ऑर्डर है 3 × 2। तो पहली मैट्रिक्स का कॉलम 3 है और दूसरी मैट्रिक्स की रो 3 है। ये दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी। तो दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम कि अब ये मल्टीप्लाई करके AB 1 3 मैंने लिख लिया दोनों को कि ये मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स B है, दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करना है। दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा ऊपर ले चलता हूँ कि इस मैट्रिक्स का कॉलम, इस मैट्रिक्स की रो दोनों इक्वल हैं। लेट एज्यूम कर लेते हैं कि दोनों कट गए आपस में। यहाँ पर रो काट दी मैंने, यहाँ पर कॉलम काटा है, वहाँ रो काटी है। यहाँ पर क्या बचा? यहाँ बचा रो और यहाँ बची कॉलम। तो इस मैट्रिक्स की रो इस मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, इस मैट्रिक्स की रो इस मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होगी अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। और जो आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा?
आंसर आएगा इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में बचा हुआ है, इसका रो और इसके कॉलम 2 into 2 ऑर्डर में। किस ऑर्डर में आंसर आएगा? 2 into 2 ऑर्डर में। चेक करते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे होंगे। अपनी पोजीशन वाला एलिमेंट्स फिर से मैं कहूँगा कि अपनी पोजीशन के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इसके रोज एलिमेंट इसके कॉलम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होंगे। क्लियर है? देखते हैं जरा कि पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से, पहली रो इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी, तो पहली रो पहले कॉलम से तो करेगी, बट एलिमेंट्स अपनी पोजीशन के अपनी पोजीशन से ही करेंगे। पहली रो पहला कॉलम, तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ 3 1 जा 3 प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ करेगा 2 into 0 0 प्लस तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के साथ करेगा 3 1 जा 3। क्लियर है? याद रहे, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ, तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के साथ। अभी एक एलिमेंट क्रिएट हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी हमने रो ली, उसका हमने कॉलम लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है? इस एलिमेंट की पोजीशन थी मेरी A11, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मैंने लिया। इस एलिमेंट की पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। कॉलम हमेशा उसका लेंगे, रो हमेशा इसकी लेंगे। क्लियर है? तो याद रहे, रो इसकी ली जाएगी, कॉलम इसका लिया जाएगा। तो फर्स्ट रो अब सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, लेकिन पहला पहले के साथ होगा, पहला पहले के साथ देखते हैं। तो 1 1 जा 1, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब ये क्लियर हो गया, ये दोनों एलिमेंट्स मेरे पास आ गए। आंसर आएगा 2 into 2 ऑर्डर में। अब इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है? इस एलिमेंट की पोजीशन है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। क्या है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो रो किधर से लेनी है? इधर से, और कॉलम किधर से? उधर से। कर दो मल्टीप्लाई, इसकी रो उसका कॉलम। 3 3 जा 9, पहला पहले से दूसरा दूसरे से, 1 0 0, फिर 0 1 जा 0। क्लियर है? अब नेक्स्ट एलिमेंट जो है आपका, उसकी पोजीशन आपको दे रखी है A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, कॉलम उधर से रो इधर से। पहला पोजीशन का एलिमेंट पहली पोजीशन वाले के साथ 3 1 जा 3, 1 4 जा 4, 0 2 जा 0। क्लियर है? ध्यान दे इस बात पे, रो इधर से कॉलम उधर से, और अपनी पोजीशन एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो सभी एलिमेंट्स को। सभी एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा किस फॉर्म में आएगा? आंसर हमारा निकलेगा 3 3 6, 8 1 9 6 15, 9 0 0 9 3 4 7। तो इसकी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर आया हमारे पास वो ये है। बेटा बहुत इजी मेथड से मैंने आपको समझाया है। इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे एनसीईआरटी के, उसमें मैं आपको फर्दर और क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अभी भी अगर क्लियर ना हो तो आप वो वीडियो जरूर देखें, जिसमें आपको क्लियर होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को और अच्छे से कैसे समझ पाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में पहला है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ आपका कहता है कि पहले हम 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, देन हम उसमें तीसरी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, या हम पहले बी और सी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर हम उसमें ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों इक्वल ही रहेंगे। सेकेंड है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका कहता है कि ए, अगर पहले हम 2 मैट्रिक्स हैं बी प्लस सी, उनको ऐड कर लेते हैं एंड देन उसमें ए का मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले हम ए का बी में मल्टीप्लाई करें एंड ए का सी में मल्टीप्लाई करें, देन हम उन दोनों को ऐड करें, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों इक्वल ही रहेंगे। नेक्स्ट है आपका, ऐसा ही हम ए बी के साथ भी कर सकते हैं, सी को बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या सी को पहले मल्टीप्लाई करके फिर हम उसको ऐड कर सकते हैं, तब भी ये दोनों सेम ही रहेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्वेश्चंस एक एक नंबर में आ जाते हैं आपसे पूछने के लिए कि व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, व्हाट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स आइडेंटिटी क्या रहेगी, इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहलाएगी इसकी।
तो कौन सी मैट्रिक्स होगी जो इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी? तो वो मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स के ऑपरेशन लगाने से मैट्रिक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में अगर हम उसमें 0 ऐड करें तो उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी निकालने के लिए आई इज़ द मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई मैट्रिक्स को हम किसी भी मल्टीप्लाई करें पहले या बाद में तो उस मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस वो मैट्रिक्स ए ही बनेगी। तो दैट इज कॉल्ड आई इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आई इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ऐसा हो सकता है कि वो दोनों इक्वल हो जाएं, बट नॉट एवरी टाइम। नॉट एवरी टाइम। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी और बी ए बराबर नहीं होते। हो सकता है ए बी मल्टीप्लाई हो और बी ए मल्टीप्लाई ही ना हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो मल्टीप्लाई ना हो। इक्वल तो तब होंगे जब वो मल्टीप्लाई होंगे, तो हर केस में संभव नहीं है। हो सकता है मल्टीप्लाई हो जाए तो आंसर अलग अलग आएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू ए, नॉट एवरी टाइम। क्लियर है कि हर समय नहीं, कोई स्पेशल केस ऐसा हो सकता है कि जहां पर वो दोनों की मल्टीप्लिकेशन रिवर्स में भी इक्वल हो। क्लियर है? एक स्पेशल नोट है, कभी कभी फाइंड करने के लिए आता है कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस। तो इसका एक फॉर्मूला है कि उसके साथ आपको इसका ऑर्डर गिवन होगा और कुछ एंट्रीज के एलिमेंट गिवन होंगे कि क्या क्या आपको एंट्री के एलिमेंट्स गिवन है। तो नंबर ऑफ एंट्री गिवन, जितनी भी एंट्रीज आपको गिवन है वो आपको लिखनी है, प्लस में उसके पावर में लिखना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये एक फॉर्मूला है, किसी बुक में नहीं है, ये ऐसे ही मैंने बना रखा है, शायद कुछ और टीचर्स ने भी बना रखा हो। तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं इसके लिए। फाइंड ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 into 3 विद यूजिंग 1 and 2। 1 और 2 इन दोनों नंबर्स को इस्तेमाल करके आपको एक मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर है, मैट्रिक्स बनानी है कि 2 into 3 ऑर्डर की। तो कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल हैं? तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस। तो मैंने आपको दिखाया नंबर ऑफ एंट्रीज, कितनी एंट्री हैं? 1 और 2। इसकी पावर में लिखना है ऑर्डर 2 into 3। तो कितना हो गया? 2 की पावर 6। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अब हम, यहाँ पर ऑर्डर मल्टीप्लाई होगा। ये एक फॉर्मूला है, ऐसा नहीं है कि इसको हम रिटर्न लिख रहे हैं कि एक ऑर्डर ही है सिर्फ। तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना होगा? 2 में से 2, 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64। 64 यहाँ पर आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर है? नोटेड। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको लेकर आएंगे एक्सरसाइज 3.1, होल सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.1 आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।